चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. We are done with the molarity concentration term, and today we'll be doing with the rest of the concentration terms. Okay, so let's talk about the next. I'll be talking about the normality. Normality, capital N से बेटा इसको आप represent करते हो, ठीक है? So by definition, normality क्या है? You always define the normality as number of equivalents of solute dissolved per liter of the solution, right? Number of equivalents of solute dissolved per liter of the solution. जिस तरह से बेटा आप किसी भी सबस्टेंस का अमाउंट रिप्रेजेंट करने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अमाउंट्स ऑफ सबस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा इक्विवेलेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इज दैट पार्ट क्लियर? सो नॉर्मेलिटी को आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. फाइन, तो यहां से बेटा मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं. वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? अब मसला ये है कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, जिस तरह से अगर आपके पास किसी भी सबस्टेंस का कुछ मास होगा बेटा इन ग्राम्स, अगर आप देखना चाहते हैं वो कितने मोल्स बनते हैं, वो कितने मोल्स बनते हैं, दैट इज गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, राइट? इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे बेटा, अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट किसी सोल्यूट का है लेकिन आपने उसके मास को कन्वर्ट करना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये देखना है कितने इक्विवेलेंट्स हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाइक नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, नहीं डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, राइट बेटा? और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, राइट? तो वही चीजें बेटा यहां पे आप यूज करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो. बट देयर इज द अदर वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेटा ऑफ सोल्यूट, अगर आपको सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम लीटर्स में पता होगी तो, राइट? यहां से आगे चलते हैं. नॉर्मेलिटी शुड बी इक्वल टू number of equivalents of solute, I'll put the same way, ठीक है, divided by volume of solution in liters. मैंने कहा था बेटा अगर कभी आप इसके बदले में मिलीलीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो आपको बेटा उस मिलीलीटर वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आपको लीटर वॉल्यूम देगा, और वही लीटर आपके पास यहां पर भी था. इसको आप ऊपर लेके शिफ्ट कर सकते हो. सो नॉर्मेलिटी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट into we have 1000 divided by volume of solution in milliliters. Fine. तो यहां से बेटा number of equivalents निकालने का एक और तरीका भी आएगा. That number of equivalents of solute will be equal to normality into volume in milliliters divided by 1000, right? That is the way to calculate the number of equivalents of solute. उसके बाद बेटा अगर सपोज मैं इसमें मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहूंगा, ठीक है, आराम से बात समझना, अगर मैं इसमें मिली इक्विवेलेंट्स निकालना चाहूंगा, क्योंकि ये टर्म आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देता है. एक इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं. तो अगर आप इक्विवेलेंट्स को मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना चाहें 1000 से मल्टीप्लाई करना है. जो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 1000 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का 1000 कैंसिल आउट होगा. सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, राइट? तो ये वाली दो बेसिक इक्वेशंस आपको याद रखनी है बेटा. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन फेज इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? एंड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन फेज, इट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, राइट? तो ये दो फिलहाल चीजें यहां पे आप बेसिक याद रखोगे. उसके बाद हम बेटा अपनी नॉर्मेलिटी टर्म जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो नॉर्मेलिटी टर्म शुड बी इक्वल टू, चूंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मैंने अभी आपसे कहा इट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा into we have got 1000 divided by volume of solution in milliliters, right? ये हमारे पास बेटा नॉर्मेलिटी की बेसिक फॉर्मूला बनती है, नॉर्मेलिटी की बेसिक डेफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला बनती है, जिसको यूज करके आप नॉर्मेलिटी के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसमें क्वेश्चन पैटर्न्स बिल्कुल वही है जो कि आपके पास मोलारिटी के थे, राइट? मैं इसमें लास्ट पे सारी इक्वेशंस कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस बेटा आपको भी दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर भी सॉल्व कर रहे हैं. सो दैट वाज अबाउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है आप उसको बेटा मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं. यहां पे मैं नॉर्मेलिटी की बाकी इक्वेशंस लेने से पहले मैं रिलेशन लेना चाहूंगा बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है? क्योंकि ये इक्वेशन मुझे बहुत काम आने वाली है इन द अपकमिंग क्वेश्चंस ऑन नॉर्मेलिटी. रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. यू नो नॉर्मेलिटी जो आपके पास है बेटा
दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। चलिए मैं इसको मानूंगा, चल या नए सिरे से लिख देते हैं। सो गो WB डिवाइडेड बाई EB into we have 1000 divide by volume of solution in milliliters, let this be equation 1। तो जब आपने किसी सोल्यूट का कुछ अमाउंट बेटा सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बना दिया, उस सोल्यूशन की कुछ जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनती है, उस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी भी, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी भी। सो अगर मैं इसी सोल्यूशन की बेटा कॉन्सेंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी देखना चाहूं, कितनी मोलैरिटी है, दैट विल बी इक्वल टू कितना मास आपने सोल्यूट को डिसॉल्व किया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, लेट दिस बी इक्वेशन 2, राइट। अगर मुझे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को रिलेट करना है बेटा, आपको पता ही है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप दो इक्वेशंस को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर टर्म्स के बीच में प्लस माइनस साइन होगा, या तो आप दो इक्वेशंस का बेटा रेशियो ले सकते हैं, या तो आप दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर, या तो आप दो इक्वेशंस का रेशियो ले सकते हैं। रेशियो कहां पे लेते हैं आप, जहां पे टर्म्स के बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन होगा, और ये ऐसा ही केस बनता है, यहां पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। सो इन दिस सिनेरियो अगर आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को रिलेट करना है, बेस्ट तरीका है बेटा यू जस्ट टेक द रेशियो ऑफ द टू इक्वेशंस। जो ही आप इक्वेशन का रेशियो लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ही सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी और उसी सोल्यूशन की मोलैरिटी की बात करेंगे, वंस यू टेक द रेशियो बेटा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आपके पास जो ये WB और WB होगा वो सेम है, वो कैंसल आउट होगा। 1000 by V सेम है, वो कैंसल आउट होगा। आपके पास सिर्फ क्या बचा बेटा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, राइट। मेरे पास इक्वेशन बचेगी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू, वहां पे बचा था बेटा 1 by EB, यहां पे बचा था 1 by MB, वो ऊपर आके बनेगा MB divided by EB। Is that part clear? Where MB is the molecular mass of solute and EB is the equivalent mass of solute। या फिर मैं ये कहूं बेटा normality divided by molarity should be equal to, ये तो आपके पास MB है ही है, divide by equivalent mass of solute। आपको पता है कैसे लिखते हैं, equivalent mass is equal to molecular mass of solute क्या होगा divided by उसकी वैलेंसी क्या होगी, राइट बेटा। ये और ये फिर से कैंसल आउट हुआ, 1 by Z ऊपर आके बनेगा Z। सो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इज बेसिकली इक्वल टू वैलेंसी, या फिर मैं ये कहूं बेटा नॉर्मेलिटी जो आसा बराबर वैलेंसी इनटू वी हैव मोलैरिटी। फाइन, नॉर्मेलिटी जो आसा बराबर वैलेंसी इनटू वी हैव मोलैरिटी। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि वैलेंसी और मोलैरिटी जो है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है उसको आप नॉर्मेलिटी भी कह सकते हो, और दोनों के बीच में रिलेशन बनती है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू मोलैरिटी। उसके बाद जब वैलेंसी की बात आती है, वो तो हमें पता है बेटा, जब एसिड्स की बात करते हैं, एसिड की वैलेंसी होती है उसका एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। जब बेस की बात आती है बेटा, उसका एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। जब सॉल्ट की बात आती है, सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होने के बाद कितनी नेट पॉजिटिव या कितनी नेट नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। वैसे बेटा वैलेंसीज कंसीडर की जाती है। तो हमारे पास वैलेंसी जो है बेटा, जब भी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द मोलैरिटी, आपको बेटा सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी मिलती है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि नॉर्मेलिटी जो है उसमें ऑलरेडी वैलेंसी इंक्लूडेड हुआ करती है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे मोलैरिटी के साथ, उसमें ऑलरेडी वैलेंसी जो है दैट हैज बीन इंक्लूडेड। फाइन, अब जाके बेटा ये रिलेशन जो है इसको हमें आगे यूज करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आगे जा रहा हूं। तो अब तक मैंने नॉर्मेलिटी की सिर्फ एक इक्वेशन आपको बताई, नॉर्मेलिटी इज WB डिवाइड बाय EB इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। और दूसरा हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन निकाली, नॉर्मेलिटी इज वैलेंसी टाइम्स मोलैरिटी। फाइन, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे बेंच नॉर्मेलिटी की। यानी कि जो भी आपके पास बेटा सोल्यूशन डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनीज आता है, उस सोल्यूशन की अगर आपने नॉर्मेलिटी निकालनी है, जिसको बेंच नॉर्मेलिटी कहा जाता है, दैट बेंच नॉर्मेलिटी विल बी गिवन बाय द सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला। इट वाज परसेंटेज प्योरिटी इनटू वी हैव डेंसिटी into we have 10
डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास के बजाय यहां पे इक्विवेलेंट मास होगा, बाकी कोई चीज डिफरेंट नहीं है बेटा, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी इज परसेंटेज प्योरिटी इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इज दैट पार्ट क्लियर? सो यहां पे आपको फर्क याद रखना है, मोलैरिटी में क्या था, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यहां पे क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। बाकी ये जो परसेंटेज प्योरिटी है, इट विल अगेन रिप्रेजेंट द मास परसेंटेज, जैसे हम ऑलरेडी बेटा आपके साथ बात रख चुके हैं। तो यहां पे जो ये परसेंटेज प्योरिटी है, इट विल बी ऑलवेज द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, और जो डेंसिटी है इट हैज टू बी इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। ये तो बेंच नॉर्मेलिटी हो गई। फिर क्वेश्चन वैसे ही बेटा जैसे मोलैरिटी में हम लेते थे, देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। ओके, डाइल्यूशन फॉर्मूला। आपको पता है बेटा कि जब भी आपके पास कोई सोल्यूशन होगा जिसमें कोई सोल्यूट मौजूद है, अगर उसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह ऐड करके उस सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, so number of equivalents of solute before dilution will be always equal to number of equivalents of solute after dilution। क्योंकि अभी हमने देखा था number of equivalents का बराबर था normality into volume। so अगर before dilution normality थी n1, before dilution volume था v1, after dilution normality थी n2 and volume था v2, so that means बेटा n1 v1 should be equal to n2 v2, right। इसमें भी कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको मोलैरिटी में बता चुका हूं बेटा। नॉर्मेलिटी में डाइल्यूशन फॉर्मूला बनेगा n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। अब यहां पे n1 क्या है, इट इज नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन। v1 क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, या फिर मैं ये कहूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू बी डाइल्यूटेड, राइट। n2 रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मेलिटी, फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन या नॉर्मेलिटी आफ्टर डाइल्यूशन, और v2 जो होगा बेटा दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। ये भी आपको पता है n1 is greater than n2, v2 is greater than v1, और इस डाइल्यूशन में जो हम वाटर ऐड करते हैं कितना करते हैं, दैट इज v2 minus v1। फाइन, वही सारी चीजें जो मोलैरिटी में आप कर चुके हैं बेटा, दैट वाज डाइल्यूशन फॉर्मूला फॉर यू। आगे बात करते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। Normality of mixtures, right? Once you talk about different kinds of mixtures, हमारे पास सबसे पहली बात है बेटा mixtures of the solutions of same substance। Mixtures of solutions of same substance, right? Mixtures of solutions of same substance। जब भी आप बेटा, ठीक है, बात सिंपल है, जब भी आप एक ही सबस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सोल्यूट के बेटा मिक्सचर में मौजूद होंगे, दे विल बी सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 1 plus number of equivalents of solute from solution 2 plus number of equivalents of solute from solution 3, isn't that? So number of equivalents of solute from solution 1 किसके बराबर आएगा, n1 v1। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 2 किसके बराबर आएगा, n2 v2। लाइकवाइज बेटा हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा। मगर number of equivalents of solute in the resulting mixture will be summation of their individual number of equivalents। So go beta n1 v1 plus we have n2 v2 plus so on divided by total volume of the resulting mixture कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे बेटा ताकि आप नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल सकेंगे ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ सेम सबस्टेंस, राइट। आपके पास मान लीजिए 3 सॉल्यूशंस HCl के मिक्स हुए हैं, रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी HCl की बनानी है। आपने 3 सॉल्यूशंस बेटा ग्लूकोज के मिक्स किए हैं, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ग्लूकोज की बतानी है। आपने 2 सॉल्यूशंस H2SO4 के मिक्स किए, रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी H2SO4 की बतानी है। ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला लगेगी बेटा ताकि आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकें। फिर से हमने कोई फॉर्मूला यहां पे रट्टा नहीं मारी, हमने बस कॉन्सेप्ट ले देखा ये n1 v1 है क्या, ये n2 v2 है क्या बेटा, ठीक है। और फिर अपनी डेफिनेशन यूज करके नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर बता दिया कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर किस तरह से निकाली जा सकती है, राइट। सो दैट वाज द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ सेम सबस्टेंस, राइट बेटा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, नॉर्मेलिटी ऑफ ए कॉमन आयन। Normally
आपको H पॉजिटिव या OH नेगेटिव जो है, ठीक है, यानी कि आपको 2-3 एसिड्स दिए गए, 2-3 बेसिस दिए गए, ठीक है, तो उस एसिडिक या बेसिक मिक्सचर में 2-3 डिफरेंट एसिड्स, 2-3 डिफरेंट बेसिस, उस एसिडिक या बेसिक मिक्सचर में आपको बेटा H पॉजिटिव या OH नेगेटिव जो है इसकी जो है नॉर्मेलिटी आपको पूछी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, आपके पास याद रखिएगा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ कॉमन आयन जो है, ठीक है, जो भी होगा अक्सर जाके यही दो होते हैं, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ कॉमन आयन शुड बी इक्वल टू। इससे पहले बताइए आपके पास रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालने की फॉर्मूला क्या थी? दैट वाज Z1 M1 V1 प्लस Z2 M2 V2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय V टोटल। मगर आपने देखा बेटा, चूंकि Z इंटू M इंटू V ये आपको देता था बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉमन आयन, आप याद करिए दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉमन आयन। मगर चूंकि Z इंटू M किसके बराबर आता है? नॉर्मेलिटी के बराबर, अभी हमने रिलेशन देखा था। सो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आपको क्या देगा बेटा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अगर आपने वॉल्यूम बेटा लीटर्स में लिया हुआ है, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लिया हुआ है, सो देन इट विल बी द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, राइट। सो चूंकि कल हमने देखा था कि मोलैरिटी जो है ऑफ ए कॉमन आयन इन द मिक्सचर दैट वाज इक्वल टू the valency into molarity into volume, right, plus Z2 M2 V2 plus Z3 M3 V3 divided by V total। अब मैं आपको वही कह रहा हूं बेटा, मैं वही फॉर्मूला बेटा यूज कर रहा हूं, मगर चूंकि Z इंटू M जो है उसको नॉर्मेलिटी कहा जाता है, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम जो है वो तो असल में रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को। सो अगर मुझे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालनी है ऑफ द कॉमन आयन, दैट विल बी इक्वल टू resultant number of equivalents of the common ion divided by total volume of the mixture. That's how we do it, right? So resultant normality of the common ion should be equal to, क्योंकि number of equivalents of common ion in the resulting mixture अगर in terms of normality देखा जाए, in terms of molarity आपने कैसे देखा था? That was Z1 M1 V1, मगर Z into M is normality, so that should be N1 V1 plus we have got N2 V2 plus so on डिवाइडेड बाय V टोटल। यानी जो फॉर्मूला आपने बेटा कॉमन सबस्टेंस के लिए यूज की थी वही फॉर्मूला जो है आप कॉमन आयन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई नई फॉर्मूला बेटा आपको यूज नहीं करनी है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि नॉर्मेलिटी ऑफ कॉमन आयन जो है बेटा किसी भी मिक्सचर में कैसे निकाली जा सकती है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एसिड्स या मिक्सचर ऑफ 2 और मोर बेसिस, और आपको वहां पे H पॉजिटिव की रिजल्ट नॉर्मेलिटी या OH नेगेटिव की रिजल्ट नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो जो भी आपको नॉर्मेलिटीज दी जाए बेटा बस वही नॉर्मेलिटीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी ऑफ द कॉमन आयन पूछी गई, मगर किसी एक सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी दी गई, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी गई। अब जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी गई, क्योंकि नॉर्मेलिटी का बराबर आसान वेलेंसी इनटू मोलैरिटी, तब जाके उस नॉर्मेलिटी टर्म के बजाय N2 के बजाय यू विल बी राइटिंग Z2 M2 और उसके बाद तो V2 है ही है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि ये चीजें तब पॉसिबल होती हैं जब आप कॉन्सेप्चुअली चीज को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि N इंटू V रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को, मगर Z इंटू M इंटू V जो है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बिकॉज N इंटू V इज इक्वल टू Z इंटू M इंटू V। सो अगर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर कभी आपको किसी एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी गई, किसी दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी गई, फिर परेशान नहीं होना है, मेरे पास तो सिर्फ इक्वेशन या तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी है या तो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी है, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं? अपने दिमाग पे जोर दे दो, कॉन्सेप्ट पे जोर दे दो, क्योंकि N1 इंटू V1 आपको बेटा किसी एक सॉल्यूशन का दिया गया, मगर ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 2। मगर N2 V2 चुना सा बराबर Z2 इंटू M2 इंटू V2 थे। सो अगर कभी आपको मोलैरिटी दी गई तो उस वक्त N2 V2 के बजाय यू विल बी राइटिंग Z2 इंटू M2 इंटू V2 डिवाइड बाय V टोटल। आप आराम से बेटा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है कॉमन आयन की निकाल सकते हैं। दैट वाज नॉर्मेलिटी ऑफ कॉमन आयन इन अ मिक्सचर। उसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड बेस मिक्सचर। मैंने आपको बेटा ये कल बात समझाई हुई है
एसिड बेस मिक्सचर में मैंने ये बात आपको बेटा अंडरस्टैंड कराई हुई है कि एसिड बेस मिक्सचर्स में जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। मगर मैंने ये भी कहा था कि 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ऑल्सो रिएक्ट्स विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस। इज दैट पार्ट क्लियर? अब अगर आपको ये देखना है बेटा कि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड बेस मिक्सचर क्या होगी, that will be equal to the number of equivalents left in the acid base mixture कितना होगा, divided by total volume of the acid base mixture। सिंपल बात है कि कितने इक्विवेलेंट्स बचे हैं चाहे एसिड के या बेस के बेटा वो आपको बताएगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम वो आपको बताएगा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी होगी। लेकिन अब कितने इक्विवेलेंट्स बचे हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस, राइट बेटा? सो अगर आपके पास एसिड के 10 इक्विवेलेंट्स हैं, बेस के 5 इक्विवेलेंट्स हैं, तो एसिड के 10 में से कितने रिएक्ट करेंगे, 5 ही रिएक्ट करेंगे, तो बचेंगे कितने, 10 - 5। सो दिस विल बी इक्वल टू number of equivalents having higher value minus we have number of equivalents having lower value, right? Divided by total volume of the solution आपके पास कितना होगा? या फिर मैं ये कहूं बेटा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैविंग हायर वैल्यू जो है वो किसके बराबर है बेटा, दैट विल बी N1V1। वो मैंने कल भी आपसे कहा था जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसको पहली टर्म बना दो, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसको दूसरी टर्म बना दो। मगर यहां पे क्योंकि इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है तो जिसके इक्विवेलेंट्स ज्यादा है वो बनेगी पहली टर्म, माइनस जिसके इक्विवेलेंट्स कम है बेटा वो बनेगी दूसरी टर्म। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैविंग हायर वैल्यू बनेगा N1V1, हैविंग लोअर वैल्यू बनेगा बेटा N2V2 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इस तरह से आप रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालते हैं एसिड बेस मिक्सचर की। अब देखिए अगर ये वाली टर्म यानी कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेटा एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी H पॉजिटिव की आ जाएगी, और अगर ये वाली टर्म बेटा एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है वो बेस की आ जाएगी, OH नेगेटिव की आ जाएगी। इज दैट पार्ट क्लियर? सो इस तरीके से रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव जो है वो एसिड बेस मिक्सचर में निकाली जाती है। विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट फर्दर, लेकिन फिलहाल यहां पे हम बेटा आगे जाएंगे। दैट कंप्लीट्स ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू नॉर्मेलिटी, ऑल द पॉसिबल इक्वेशंस रिलेटेड टू नॉर्मेलिटी। आगे बात करेंगे बेटा, आई विल बी टॉकिंग about the relations, right? in different concentrations के बीच में क्या क्या relations हैं। एक relation बेटा अभी आपने देखा था that was normality and molarity, fine। और आपने देखा था normality was always equal to valency into molarity, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म शायद अभी हमने मोलैलिटी नहीं पढ़ा है, राइट, अभी मोलैलिटी नहीं पढ़ा है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मोलैलिटी, देन विल बी टॉकिंग अबाउट दीज रिलेशंस। सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट्स मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? इट्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट को आप कहते हैं कंपोनेंट ए, सोल्यूट को आप कहते हैं कंपोनेंट बी, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा उसको मोलैलिटी कहा जाएगा। सो मोलैलिटी शुड बी इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय WA इन किलोग्राम्स। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूं, NB आपको पता है किसके बराबर होता है, दैट्स WB डिवाइडेड बाय MB इनटू ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पे किलोग्राम्स में है। अगर कभी मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दिया हो, क्योंकि उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। जब मैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करूंगा बेटा वो 1000 जो है ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा। सो इट शुड बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ये ग्राम में सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये जहन में रहे कि मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में लेना है, अदरवाइज इसका जो यूनिट होता है बेटा मास का यहां पे वो किलोग्राम ही हुआ करता है। फाइन, सो दैट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोलैलिटी। आप मोलैलिटी बेटा किसी भी सोल्यूशन की कैसे निकाल सकते हैं, WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कभी कभी आपको बेटा
डेंसिटी वाला डेटा जो है वो दिया जाता है और आपको वहां पे सोल्यूशन की मोलालिटी निकालनी पड़ती है। ये आपके पास आएगा WB डिवाइडेड बाय MB, राइट, इनटू वी हैव 1000 डिवाइड बाय WA जो आपके पास आएगा बेटा, WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट आसना बराबर मास ऑफ सोल्यूशन माइनस द मास ऑफ सोल्यूट, एज सिंपल एज दैट। मास ऑफ सोल्यूशन माइनस द मास ऑफ सोल्यूट, वही तो मास ऑफ सॉल्वेंट बनेगा। सो मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन शुड बी इक्वल टू, दिस इज WB divided by MB into we have 1000 divided by mass of solution। क्योंकि अगर मुझे डेंसिटी और मास को, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन को रिलेट करना हो, यू नो आपको बेटा ये अपनी जगह पे पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो आसा बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन कूता है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो यहां पे अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूंगा किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के बजाय आई विल बी राइटिंग डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं नीचे लिखूंगा बेटा AB मतलब ये सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वी हैव गॉट द मास ऑफ सॉल्यूट जो भी आपके पास था। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इसमें भी आपने ख्याल रखना है बेटा, जो डेंसिटी यहां पे होनी चाहिए दैट हैज टू बी इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम जो यहां पे यूज होना है बेटा वो मिलीलीटर्स में यूज होना है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोलालिटी जो है उसकी बेसिक इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, दैट इज बेसिकली दिस वन। बेसिक इक्वेशन ये है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर कभी आप देखना चाहें मोलालिटी इवैल्यूएट करना चाहें तो आपके पास बेटा वो वाली इक्वेशन भी सामने मौजूद है। मोलालिटी में इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम रिलेशंस की बात करेंगे आगे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, और इसका यूनिट आप याद रखिएगा मोलालिटी का, ठीक है। मोलालिटी का यूनिट प्लीज याद रखिएगा, इट विल बी मोल्स पर केजी, या फिर इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल। ओके, चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट। विल बी टॉकिंग अबाउट द relation between different concentration terms. Relation between different concentration terms. Okay? सबसे पहले बेटा मैंने अभी आपसे कहा था नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। मैंने रिलेशन निकाल के दी थी, नॉर्मैलिटी छासा बराबर वैलेंसी टाइम्स मोलैरिटी। उसके बाद दूसरा इट वाज मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। So remember, molality जो आसा बराबर 1000 times mole fraction of solute divided by chi A times Ma. 1000 times chi B divided by chi A times Ma, where chi B is the mole fraction of solute in the solution phase, chi A is the mole fraction of solvent in the solution phase, and Ma is the molecular mass of solvent. Right बेटा, ये चीज याद रखिएगा और एक्सप्रेशन याद रखिएगा। ये कभी रिलेशन आपको पूछा जाता है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में सही रिलेशनशिप क्या है। आई टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज मोलालिटी एंड मोलारिटी, राइट। इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप रहता है, प्लीज रिमेंबर मोलालिटी जो आसान बराबर बेटा 1000 टाइम्स मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेंसिटी, 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलारिटी टाइम्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। ये हमारे पास बेटा मोलालिटी जो है उसकी अपनी इक्वेशन बनती है। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा इन्वर्स करके लूं, सो 1 अपॉन मोलालिटी शुड बी इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा, ये बनी से बेटा 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलारिटी टाइम्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आएगा 1000 टाइम्स मोलारिटी, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है बेटा, ये इसके भी डिनोमिनेटर में है, इसके भी डिनोमिनेटर में है। सो 1 अपॉन मोलालिटी शुड बी इक्वल टू, ये 1000 कैंसल, नीचे बचा डेंसिटी डिवाइड बाय मोलारिटी माइनस, राइट। तो इस केस में मोलारिटी कैंसल, तो हमारे पास बचेगा बेटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो पहले वाले जब मैंने इसको ये, क्योंकि ये टर्म तो दोनों को डिवाइड था, जब मैंने इसको डिवाइड किया 1000 कैंसल, डेंसिटी पे मोलैरिटी बची। जब मैंने उसको डिवाइड किया मोलैरिटी कैंसल, मोलर मास डिवाइड बाय 1000 बचा। अगर आप इसको बेटा वापस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आपको फिर से वही इक्वेशन आएगी 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस मोलैरिटी टाइम्स मोलर मास डिवाइड बाय 1000 टाइम्स मोलैरिटी, वही आपके पास है, ठीक है ना। सो दैट वाज समथिंग अबाउट मोलैलिटी और मोलैरिटी जो है बेटा इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप रहती है। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट बेटा, आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मगर
जो मैं बेसिकली यहां पे क्वेश्चंस की बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा बेटा, मैं ये चाहूंगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये रिलेशंस भूल जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्स में प्योन याद के इतना सारा आपको पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम में मान लीजिए आपको याद ही नहीं पड़ी ये रिलेशन हमारे पास कौन सी थी, ठीक है ना, फॉर्मूला कौन सी थी, मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है, फॉर्मूला क्या थी, आपको फॉर्मूला भी याद नहीं आई, तब जाके प्लीज याद रखिएगा बेटा, हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की सिंपल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस तो भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड्स आपके सामने रखूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के, यूजिंग द फॉर्मूला भी एंड यूजिंग योर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? एंड इंशाल्लाह यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये रिलेशंस मैं आपको तो भी बता रहा हूं कि आप याद रखें, ताकि कभी कभी ऐसा होता है बेटा, आपको सीधा ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में सही रिलेशनशिप बताइए क्या होगा, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में सही रिलेशनशिप बताइए क्या होगा बेटा, तब जाके ये रिलेशन जो है आपको पूछी जा सकती हैं, इनके बारे में आपने बेटा ख्याल रखना है। इज दैट पार्ट क्लियर? इंशाल्लाह कल वाली क्लास में व्हाट विल बी डूइंग इज दैट विल बी ट्राइंग टू सॉल्व मिक्स्ड पैटर्न क्वेश्चंस, राइट। एक पूरा जो इसमें है बेटा अपसाइड डाउन, हम सारे क्वेश्चन जो है सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर हम टच करेंगे, ताकि सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का रिवीजन भी हो जाए और हमारा एक अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है बेटा वो हमारे साथ भी हो जाए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आज थोड़ा सा वीकेंड पे आई जस्ट ट्राई टू मेक यू फील रिलैक्स्ड, आज मैं थोड़ा सा कम टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बार ना पड़े, एंड कल को रिवीजन करें ठीक तरीके से, एंड मंडे इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट द मोर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। थैंक यू सो मच।